ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको ना ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास दो टाइप के स्किल होते हैं, ठीक है। जो दो टाइप के स्किल होते हैं ना, वो ये होते हैं कि एक हमारे पास होती है ई कॉमर्स की फ़ील्ड, जिसको हम कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। एक हमारे पास होती है डिजिटल फील्ड। अब इस डिजिटल फील्ड में और ई कॉमर्स की फ़ील्ड में डिफरेंट स्किल्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्किल्स का मतलब ये है कि आप इनमें से कोई भी स्किल, मतलब आप ये समझ लो कि एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप काम करना सीखते हो। जैसे आप समझ लो कि अगर हम डिग्री करते हैं कोई भी, तो कंप्यूटर साइंस में डिग्री की है, किसी ने फिज़िक्स में की है, किसी ने केमिस्ट्री में की है, तो वो उसकी अपनी अपनी फ़ील्ड है। इसी तरह से ई कॉमर्स और डिजिटल स्किल्स भी अपनी अपनी एक एक फ़ील्ड रखते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो गया, फिज़िक्स का सब्जेक्ट हो गया, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया, ये साइंस सब्जेक्ट है। आर्ट्स सब्जेक्ट में चले जाओ, एजुकेशन हो गई, इस्लामियत हो गई, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। इसी तरह से हमारे पास जो ई कॉमर्स की फ़ील्ड होती है और डिजिटल की फ़ील्ड होती है ना, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ई कॉमर्स की फ़ील्ड में हमारे पास कुछ स्किल्स आते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे पास अमेज़ोन आता है, ईबे आता है, उसके बाद दराज आता है। दराज के ऊपर लोग किस तरह से काम करते हैं, अपने वो स्टोर किस तरह से बनाते हैं। शॉपिफ़ाई आता है, शॉपिफ़ाई में ड्रॉप शिपिंग होती है, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, बहुत अच्छा स्किल है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास ई कॉमर्स की कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डिजिटल की फील्ड्स हैं, जिसमें हमारे पास कंटेंट राइटिंग होती है, एसईओ होती है, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जैसे एस से सर्च, ई से इंजन, ओ से ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, वेब डेवलपमेंट होती है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन होता है। उसके बाद हमारे पास वेब डेवलपमेंट होती है और कंटेंट राइटिंग होती है। इस तरह के अब ये सारे स्किल जो होते हैं ना, ये हमारे पास डिजिटल में आते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि स्किल कोई भी आसान नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि ये स्किल आसान है, ये स्किल आसान है, कोई भी स्किल आसान नहीं है। सारे स्किल जो हैं आपकी बहुत मेहनत मांगते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगते हैं, ठीक है। कम भी नहीं, ज़्यादा मांगते हैं। अब जब ये सारे स्किल्स आ जाते हैं, तो इसमें हम लोग दो स्किल को सीख रहे हैं। एक हम एसईओ को सीख रहे हैं और एक हम कंटेंट राइटिंग को सीख रहे हैं। अब एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग दोनों जो है ना, आपस में एक किस्म की आप समझ लो कि मिक्सचर है। मिक्सचर क्या है कि दोनों का कम्बिनेशन है। मतलब एसईओ अधूरी है कंटेंट राइटिंग के बगैर, और कंटेंट राइटिंग अधूरी है एसईओ के बगैर। तो हम दोनों चीज़ें इकट्ठी सीखते हैं। अगर हम एक स्किल सीख रहे होते हैं ना एसईओ, तो साथ कंटेंट राइटिंग की बातें भी आ रही होती हैं। अगर हम कंटेंट राइटिंग सीख रहे होते हैं, तो साथ हमारे पास एसईओ की बातें भी आ रही होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए अब आपको ये दोबारा से रिवाइज़ करवाई जा रही हैं कि आप लोगों का एक दफ़ा से रिवाइज़ भी हो जाएँ। और उसके बाद ये कि फिर मैंने इसी वीक में आप लोगों का एक टेस्ट भी रखना है, तो ताकि आप लोगों का टेस्ट भी रिवाइज़ हो जाए, ठीक है ना। इसलिए यह चीज़ आपको बताई जा रही है। फिर उसमें क्या होता है कि अब कंटेंट राइटिंग हमारे पास क्या चीज़ होती है। कंटेंट राइटिंग मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा जो कि हमें रिटन फॉर्म में गूगल के ऊपर नज़र आता है। अब वो गूगल के ऊपर जो डाटा हमें नज़र आता है, देखो हमारी कोई असाइनमेंट होती है, सपोज डेट मैं कहती हूँ कि मैंने मॉर्निंग वॉक का ऐसे गूगल के ऊपर जाके रिसर्च किया। अब जब मैं गूगल के ऊपर मॉर्निंग वॉक का ऐसे रिसर्च करूँगी, तो कितना ज़्यादा डाटा मेरे पास निकल आता है। वो सारी डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, उनको हम वेबसाइट्स भी कहते हैं, उनको हम डोमेन भी कहते हैं, और उनको हम ब्लॉग भी कहते हैं। वेबसाइट ब्लॉग, ब्लॉग इसलिए कहते हैं कि जिस बंदे की अथॉरिटी में होता है, मतलब जो बंदा उसका एडमिन होता है। आप समझ लो एक घर होता है ना, घर का कोई ना कोई मालिक मकान तो होगा ना, है ना। तो वो जो घर का ओनर होगा, वो समझ लो जिसकी वेबसाइट है ना, उस ओनर को हम ब्लॉग कहते हैं कि ये ब्लॉग जो है, ये जो वेबसाइट है, इस बंदे की है, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट हो गई वो हमारे लिए, सपोज डेट मैं कहती हूँ कि आयशा की वेबसाइट है, ठीक है। अब मैंने आयशा की वेबसाइट है, लेकिन मैंने महानूर को बताना है, तो मैं महानूर को ये कहूँगी कि ये आयशा का ब्लॉग है। क्यों? क्योंकि वो आयशा की अथॉरिटी में है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये आयशा का ब्लॉग है, ठीक है। अब महानूर जो है, महानूर ने आगे कंजा को बताना है कि जी ये महानूर ने आगे कंजा को बताना है। तो महानूर क्या करती है कि कंजा महानूर को, सपोज डेट मैं कहती हूँ कंजा महानूर को बताती है कि ये जो वेबसाइट है ये आयशा की है। मतलब आप मेरे बात करने का मकसद समझिएगा कि ब्लॉग ये चीज़ होती है जिस बंदे की अथॉरिटी में होती है। जिसकी अथॉरिटी में वो नहीं होती, वो उसके लिए उसकी वेबसाइट होती है। और जो वेबसाइट का नाम होता है ना, उसको हम डोमेन कहते हैं, DOMAIN, ठीक है, डोमेन। जो उसकी वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना एक दफ़ा स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ।
मेरे से स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं बताओ मुझे। हो रही है, ओके। अच्छा, अब देखो, ये मेरे पास गूगल का एक क्रोम का टैब है, मतलब एक गूगल क्रोम टैब है, ठीक है। अब इस टैब के अंदर कोई चीज़ नहीं है, अब ये सिंपल है, ठीक है। अब जब मैंने इसके ऊपर कोई भी चीज़ रिसर्च करनी है, सपोज मैं कहती हूँ कि मैं रिसर्च कर रही हूँ व्हाट इज़ एसईओ, मतलब कोई भी चीज़ आपने रिसर्च करनी है, मैं व्हाट इज़ एसईओ रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज़ एसईओ रिसर्च करने के बाद क्या हुआ कि ये देखो, ये मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट शो होने लग जाते हैं, मतलब जो चीज़ भी हम रिसर्च करते हैं ना वो हमें इधर शो होने लग जाती है व्हाट इज़ एसईओ के नेम से। अब ये देखो कितने ज़्यादा रिजल्ट शो हो रहे हैं, ये सारे गूगल के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। मतलब कितनी वेबसाइट्स हैं एक पेज के ऊपर, ये मुझे 19 वेबसाइट्स दिखा रहा है, बल्कि 23, ये देखो 23, ठीक है। तो अब ये जितनी भी मुझे वेबसाइट से शो करवा रहा है ना, ये सारी वेबसाइट जो होती हैं ना ये गूगल ने रखी होती हैं, मतलब इन वेबसाइट्स का ये मतलब है। अब इस वेबसाइट का नाम क्या है, इधर से आपको पता लगता है कि इस एक वेबसाइट का नाम क्या है। ये देखो HTTPS के साथ जो चीज़ लिखी होती है ना इधर, ये देखो HTTPS, जहाँ पे मेरा कर्सर है इसके ऊपर गौर करना, ये HTTPS के साथ सर्च इंजन लैंड .com, ये जो लिखा हुआ ना ये इस वेबसाइट का नाम है, मतलब ये इस वेबसाइट की डोमेन है, ठीक है। उसके बाद ये देखो HTTPS moz.com, ये भी इस वेबसाइट का नाम है। अब ये देखो mailchimp.com, ये भी वेबसाइट का नाम है। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये वेबसाइट के नाम हैं। और अगर इन अब ये इस एक लिंक को मैं खोल लेती हूँ, मैं इसको न्यू टैब में ओपन करती हूँ, ठीक है। जब मैं इसको न्यू टैब में ओपन करूँगी ना, तो ये जितना भी रिटन कंटेंट मुझे लिखा हुआ नज़र आएगा ना, ये सारी कंटेंट राइटिंग है। और यही सारी हम लिखनी सीखते हैं कि हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग करना सीखते हैं। कंटेंट राइटिंग का कॉन्सेप्ट ये है। कंटेंट राइटिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली जो एक हमारे पास टाइप आती है ना, आर्टिकल और ब्लॉग राइटिंग आती है। तो ये आर्टिकल किस तरह से लिखते हैं ना, ये कंटेंट राइटिंग के अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अब एक और चीज़ है कि कंटेंट राइटिंग और एसईओ मैंने आपको बताया कि दोनों इकट्ठी चल रही होती हैं। तो एसईओ में हमारे पास ना 4 टाइप्स होती हैं एसईओ की। एक ऑफ पेज एसईओ होती है, एक ऑन पेज एसईओ होती है, एक टेक्निकल एसईओ होती है और एक लोकल एसईओ होती है, ठीक है। अब जो ऑन पेज एसईओ होती है ना वो सारी आर्टिकल राइटिंग के साथ लिंक होती है। आर्टिकल राइटिंग के साथ किस तरह से लिंक होती है, क्योंकि हम जितना भी आर्टिकल लिखते हैं ना गूगल के ऊपर पब्लिश करने के लिए, हम ट्राई करते हैं कि उसमें ना जो कुछ भी हमने लिखा है उस आर्टिकल के अंदर ना, वो सारा कुछ जो है गूगल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, क्योंकि गूगल ने ना अपनी एक पॉलिसी बताई हुई है, ठीक है। अब गूगल की जो पॉलिसी होती है, समझ लो हम लोग जैसे पेपर देते हैं, पेपर में हमारा एक बोर्ड पैटर्न होता है, ये हमें हमारे सिलेबस का पता होता है और हमें पता होता है कि पेपर पैटर्न किस तरह का है, तो इसके लिहाज से पेपर आना है। ऐसे ही गूगल ने भी अपना एक पैटर्न और पॉलिसी बताई हुई है कि जो आपका आर्टिकल लिखा हुआ हो वो मेरी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो। अगर हम उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल लिखते हैं तो गूगल उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब अपने पास रख लेता है। अगर वो आर्टिकल उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो वो क्या करता है कि वो आपको आपके आर्टिकल को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ न्यू चीज़ें आज बताने लगी हूँ। जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए न्यू चीज़ें हो जाएंगी, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए न्यू भी हो जाएंगी और पुरानी भी रिवाइज हो रही हैं, ठीक है। अब जब भी हम एक आर्टिकल करते हैं ना तो हमें ये देखो इधर से हमें थोड़ा थोड़ा डाटा नज़र आएगा, ये देखो जैसे ये थोड़ा सा डाटा नज़र आ रहा है हमें लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद हमें ये थोड़ा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखो हर वेबसाइट के नीचे आपको थोड़ा थोड़ा डाटा लिखा हुआ नज़र आएगा। हर वेबसाइट के नेम के नीचे जो भी टॉपिक होगा ना उसमें आपको कोई भी टॉपिक रिसर्च कर लो आपको इस तरह से लिखा नज़र आएगा। इसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा META, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये ऑन पेज एसईओ में आती है, ठीक है। और जो कि ऑन पेज एसईओ जो है जितनी भी आर्टिकल राइटिंग के साथ लिंक है, ठीक है, इसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और ये होती है 155 करैक्टर्स की, मतलब आप समझ लो 155 करैक्टर्स हैं। ये जितने मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं ना ये 155 करैक्टर्स हैं, ठीक है।
और ये 155 की ही रहती है। मतलब गूगल ने अपनी एक लिमिट बताई हुई है कि आप जो मेटा डिस्क्रिप्शन है जस्ट 155 करैक्टर्स की लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा की आप नहीं लिख सकते। अगर आप इससे ज़्यादा की लिखोगे तो आपके पास एरर आ जाता है। अब बच्चों का आगे से सवाल ये होता है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये 155 की हो गई है कि नहीं हुई। तो जब हम ऑन पेज एसईओ कर रहे होते हैं और आर्टिकल को पब्लिश कर रहे होते हैं तो उधर हमें वो शो कर देता है कि जब आपके 155 से ज़्यादा करैक्टर्स हो जाते हैं ना, तो वो उधर एक रेड लाइन बना देता है। तो उस रेड लाइन का मकसद ही ये होता है कि ये ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो हम कम करते हैं तो वो ग्रीन लाइन कर देता है। तो जब ग्रीन लाइन होती है इट्स मीन कि वो ओके हो गई चीज़, ठीक है। ये होती है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि आर्टिकल राइटिंग से रेलिवेंट होती है, सही है। उसके बाद ना मैंने आप लोगों को एक सबसे पहली असाइनमेंट दी थी आप लोगों की, मैं सारी चीज़ें रिकैप कर रही हूँ कि आप लोगों का जो अपना मोबाइल होगा ना, मतलब जो भी आप लोग अपना मोबाइल यूज़ करते हो, आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसर्च करनी है, ठीक है। अब उस इंफॉर्मेशन को रिसर्च करने के लिए देखो, मैं कहती हूँ कि मेरा मोबाइल जो है वीवो Y33s है, ठीक है। एक मिनट इस सारे को रिसर्च हो लेने तो। ये देखो ये इधर इधर अभी चल रहा है, हो गया पूरा। अच्छा अब ये देखो, अब आप जब भी अपना टॉपिक के रेलिवेंट रिसर्च करोगे तो रिसर्च करने से क्या होगा कि आपको डिफरेंट डाटा नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको इतनी वेबसाइट्स नज़र आएंगी, अब आपको समझ ही नहीं लगनी कि हम लोग आर्टिकल लिखें किस तरह से, ठीक है। तो आर्टिकल लिखने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होता है, पहली 5 वेबसाइट्स को खोल लो। मैं तो 5 या 6 तक जाती हूँ, ज़्यादा तक नहीं जाती। मैक्सिमम आपने जाना है तो आप 10 तक चले जाओ, ठीक है। लेकिन मतलब इस तरह से देख लो, सही है। अब देखो ये वीवो की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो, अच्छा अब ये मैंने 5 वेबसाइट्स खोल ली हैं। ये देखो, एक पहली वेबसाइट खोली, इसमें मैंने देखा कि उन्होंने क्या क्या आपके आर्टिकल की हेडिंग्स बनाई हुई हैं। देखो उसने बताया कि पहले ये नेटवर्क कौन सा है, फिर ये लॉन्च कब हुआ, फिर इसकी बॉडी मतलब कैसी है, उसका वेट कितना है, सिम कितनी चलती हैं उसके अंदर, उसका डिस्प्ले कैसा है, प्लेटफॉर्म कैसा है, मेमोरी कैसी है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अब ये इसने ऐसे बताई हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि हम लोग जो है क्या करेंगे, मतलब हम लोग जो है मैनुअली आर्टिकल नहीं लिखेंगे, मैंने आपको ये बात बताई थी। तो अब क्या है कि गूगल के ना अपने टूल आगे हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने जस्ट आपको चैट जीपीटी बताया कि आप चैट जीपीटी से आर्टिकल बना सकते हो, लेकिन गूगल का अपना एक टूल भी है, उसको हम कहते हैं एआई बार्ड। एआई बार्ड के नेम से आपने क्या करना है, जैसे ऐसे क्रोम के ऊपर हम होते हैं ना, तो जब हम गूगल डॉक्स में जाते हैं, इधर डॉक्स में जाते हैं, ठीक है। तो अब जब हम डॉक्स में चले जाते हैं, इधर से साइड से आइकन पे क्लिक करके इधर हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, ठीक है। अब जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं ना, तो आप अक्सर देखोगे कि आपके पास ना गूगल का बार्ड नज़र आएगा आपको। आपको ना उसका साइन अप करना पड़ता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने अपने ना डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में आ जाना है, सही है। अब आप डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में आ गए, इसको पहले पूरा खोलने दो एक दफ़ा। इधर क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा न्यू हो गया। हाँ, ये देखो, अब जैसे मैंने इधर लिखना शुरू किया ना, आप ये देखो इधर एक छोटा सा पेंसिल आइकन आता है। इस पेंसिल आइकन पे क्लिक मैंने किया तो ये क्या कहता है कि मुझे अपनी कोई ना कोई क्यूरी दो। जब भी मैं इसको कोई क्यूरी दूंगी ना, ये उसके रेलिवेंट पूरा डाटा मुझे दे देगा। ये देखना, मैं इसको कहती हूँ एक्सप्लेन, मैं इसको कहती हूँ राइट आ 1000 वर्ड्स आर्टिकल ऑन वीवो Y33s विद स्पेसिफिकेशंस। मतलब जो जो चीज़ आप उसके अंदर डिस्कस करना चाह रहे हो आर्टिकल के अंदर, फीचर्स एंड अबाउट ब्रांड, ठीक है। एक पूरा क्वेश्चन मैंने उसको दे दिया। अब उसके बाद मैंने इसको क्या करना है, जैसे मैंने क्रिएट कर देना है, ये पूरा एक आर्टिकल लिखेगा इस टॉपिक के रेलिवेंट। पहले हम मैनुअली आर्टिकल लिखते थे ना, अब जब से एआई आया है, चैट जीपीटी आया है,
तो ये क्या है, जब से चैट जीपीटी आया ना तब से आर्टिकल राइटिंग बहुत आसान हो गई हुई है, बहुत ज़्यादा आसान हो गई। ये देखो अब इस बंदे कह रही हूँ, ये है तो वैसे बेजान। तो अब ये देखो इसने पूरा आर्टिकल लिख के दे दिया, खुद ही टेबल बना दिया उसका, उसके फीचर्स बता दिए, उसमें बता दिया कि वीवो जो है चाइनीज़ का स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि 2009 में बना था। अब इसने 1000 वर्ड्स नहीं निकाले, जितना इसके पास डाटा था उसने उतना डाटा मुझे दे दिया हुआ है। मैं इसको जैसे करूँगी इंसर्ट, जब मैं इसको जैसे इंसर्ट करूँगी ये देखो पूरा आर्टिकल आपके पास इधर पेस्ट हो गया। लेकिन अब क्या होता है कि ये सारा एआई आर्टिकल होता है। हमें कैसे पता चलता है कि ये एआई आर्टिकल है? ये देखो कंट्रोल ए करने से हम पूरा आर्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब मैंने इसको कॉपी किया तो हमारे पास ना डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके ना हम लोग अपने आर्टिकल को चेक कर सकते हैं कि ये एआई है कि ये ह्यूमन है, ठीक है। तो वो बता देती हैं वेबसाइट्स। अगर समझ लो एआई ने तरक्की करके हमारी ज़िंदगी आसान किया ना, तो लेकिन उसके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ भी आ गई हैं जो कि हमें देखनी होती हैं। अब हमारे पास एक वेबसाइट है copyleaks.com के नेम से, ठीक है। ये आपने कॉपी लीक्स पहले रिसर्च करना है गूगल पे, ठीक है। आपको सबसे पहली जो वेबसाइट नज़र आएगी आपने इसको ओपन कर लेना है, सही। आपने इसको ओपन करने के बाद इधर एआई कंटेंट डिटेक्टर का ऑप्शन होगा आपके पास, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, ये ना आपको एक सेक्शन देगा, अभी दिया नहीं है इसने, क्यों नहीं दिया अभी तक? देता तो है ये साइन अप करने से, ये देखो आ गया है। अब ये देखो मैंने क्या किया था, जितना भी उधर से कॉपी किया था ना सारा इधर कंट्रोल वी कर दिया है। अब जब मैं इस आर्टिकल को चेक करूँगी ना तो ये मुझे देखना बताएगा कि ये एआई आर्टिकल है, ये बता देता है कि ये ह्यूमन जनरेटेड आर्टिकल है या ये एआई आर्टिकल है। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन कर देगा। ये देखो कहता है एआई कंटेंट डिटेक्टेड, मतलब ये सारा रेड कर दिया हुआ है। अगर इसने रेड ना किया होता तो इसका मतलब ये था कि ये आर्टिकल मतलब ह्यूमन रिटन है, लेकिन ये देखो इसने सारा बताया है कि ये एआई आर्टिकल है। अब इसका एआई आर्टिकल हमने गूगल के लिए नहीं लिखना, और ना ही गूगल को एआई आर्टिकल चाहिए हमारा, उसे चाहिए ह्यूमन लैंग्वेज का कंटेंट। हम क्या करते हैं, जो मैं करती हूँ, मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि देखो पहले मैं मैनुअली आर्टिकल लिखती होती थी, अब मैं बिल्कुल मैनुअली आर्टिकल नहीं लिखती, और मैनुअल आर्टिकल लिखना आज के ज़माने में बेवकूफ़ी है, ठीक है। क्योंकि एआई जब इतने अच्छे फीचर्स के साथ हमारे पास आ गया हुआ है तो ना मैं खुद लिखती हूँ ना मैं आगे बच्चों को कहती हूँ। क्यों नहीं कहती? क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है। इससे अच्छा ये है कि वो एआई कंटेंट को जितना अच्छे से ह्यूमन बना सकते हैं वो उस चीज़ को लर्न कर लें, ठीक है। अब देखो इसने चैट जीपीटी का आर्टिकल हो जाए या गूगल बार्ड का आर्टिकल हो जाए, दोनों को ये एआई डिटेक्टेड ही कहता है। बस ये है कि ये डाटा अच्छा भला दे देता है बंदे को, और इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। अब ये आर्टिकल मेरे पास इधर ही कॉपी हुआ है ना। इसके बाद मैं ना एक टूल यूज़ करती हूँ रीफ्रेजिंग का, उस टूल का नेम है क्विल बूट। ऐसे ही आपने एक और चीज़ रिसर्च करनी है क्विल बूट के नेम से, quillboot.com, इधर से देख लेने हैं स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। इसका ना प्रीमियम वर्जन मेरे पास है, मेरे पास भी नहीं है बल्कि मेरी दोस्त है मायरा, वो ना लाहौर होती है, उसकी कंपनी ने बाई किया हुआ तो उसने चोरी चोरी मेरे साथ भी शेयर किया हुआ है, तो हम दोनों यूज़ कर लेती हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, तो वो जो सारा आर्टिकल था मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद क्या होगा कि इधर से मैं इसको करूँगी रीफ्रेज, पैराफ्रेज कर दूँगी, ठीक है। जब मैं इसको इधर से पैराफ्रेज करूँगी ना तो ये मुझे पूरा आर्टिकल पैराफ्रेज करके इधर से दे देगा। ये देखो इसकी ना वर्डिंग चेंज हो रही है, बात वही रहनी है लेकिन वो कैबलरी के लफ्ज़ चेंज हो जाने हैं, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बड़ी आसान चीज़ है ये, थोड़ी टेक्निकल है, बंदे का हाथ सीधा हो जाए ना तो बस फिर तो सौखा काम है, बड़ा आसान काम है ये। अब एक और चीज़ है, अभी इसमें ये देखो ये जब पैराफ्रेज करता है ना तो ये पैराफ्रेज करते वक्त ये जो ब्लू ब्लू वर्ड्स रह जाते हैं, देखो कुछ के नीचे अंडरलाइन है, कुछ ऑरेंज ऑरेंज है, कुछ ब्लू हैं। जो ब्लू होते हैं ना तो उस ब्लू का मतलब ये होता है कि जो इधर आर्टिकल हमने लिखा था ना, ये जो इधर पेस्ट किया था हमने रीफ्रेश करने के लिए, ये और ब्लू वाले सेम है, इसने चेंज नहीं किए। तो इनको चेंज करने के लिए फिर हम इस तरह वर्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जब हम वर्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो ये उसके रेलिवेंट सजेशंस खुद ही देता है। तो जब वो सजेशन देता है ना तो बंदा उन सब के ऊपर तो नहीं,
लेकिन कुछ के ऊपर क्या करें कि वो क्लिक करने से ना, जैसे आपको सजेशन देगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लिया करो। मल्टीपल सजेशंस देता है, जो आपको पढ़ के लगता है कि ये ठीक होगी, आप उस वाली पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये फिर उस वाले को भी रीफ्रेश कर देता है, मतलब ये कि आर्टिकल रीफ्रेश हो गया। अब देखो ये मैंने इधर से रीफ्रेश कर लिया है, ठीक है। अब रीफ्रेश करने के बाद मेरे पास जो अब से ये आर्टिकल बना है वो ये बना है, इसको मैं इधर से कॉपी कर लूँगी, कॉपी फुल टेक्स्ट, ठीक है। फिर मैं वापस उसी वेबसाइट पे जाऊंगी जिधर से मैंने पहले देखा था कि ये एआई डिटेक्टेड कंटेंट था, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, इसको मैं इधर से कर दूंगी क्लियर। क्लियर करने के बाद मैं दोबारा से वो जो रीफ्रेश करके मेरे पास आर्टिकल आया था ना इधर से, ये वाला जो अब रीफ्रेश करके आया, मैंने वो वाला अब इधर पेस्ट किया और पेस्ट करके मैं इधर से करूँगी चेक, ठीक है। ये देखो अब ये मुझे कह रहा है दिस इज़ ह्यूमन टेक्स्ट, मतलब ये कि अब ये कह रहा है कि ये एआई का लिखा हुआ आर्टिकल नहीं है। अब इसी वाले को मैं उठाऊंगी जो मैंने इधर पहले अपने पास बनाया था ना, इस सारे वाले को मैं कर दूंगी डिलीट। अब मेरे पास आ गया है ह्यूमन आर्टिकल लिखा हुआ। अब इस आर्टिकल को लिखे हुए को मैं हेडिंग वगैरह दे के सब कुछ करके सेट कर लूँगी और मेरे पास आर्टिकल बन जाएगा। मैं तो इस तरह से आर्टिकल्स बनाती हूँ और मेरे लिए अभी जो ये टेक्निक है ना, यही बेस्ट चल रही है आर्टिकल्स बनाने की। ये टेक्निक्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे आप चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो बेस्ट चीज़ चल रही है वो यही चल रही है। और आई थिंक आप लोगों के लिए आज इतना का काम ही बहुत है, वरना ये बहुत ज़्यादा हो जाना है अगर मैं इसको भी आगे लेके जाऊँ। तो अब आप लोग ये देखो, अब आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों ने ना अपने लिए एक एक टॉपिक के ऊपर ना एआई आर्टिकल बनाना है। उसको पहले चेक करना है कि वो कितना एआई डिटेक्टेड देता है, फिर आपने उसको पैराफ्रेज करके ह्यूमन टेक्स्ट बनाना है। आप लोगों के लिए एक बस ये असाइनमेंट है कि आप लोग एक आर्टिकल उठाओ, एक टॉपिक, उस टॉपिक के ऊपर चैट जीपीटी से आर्टिकल बना लो बेशक, या उसको गूगल बार्ड से बना लो, ठीक है। गूगल बार्ड से बनाने के बाद उस आर्टिकल को चेक करो copyleaks.com पे जाके वो एआई डिटेक्टेड आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा है तो उसको क्विल बूट पे जाके पैराफ्रेज करो, पैराफ्रेज करके फिर जो पैराफ्रेज करके रिजल्ट आएगा उस वाले रिजल्ट को अपने पास रखो, इधर आके वापस पुराने वाला सब कुछ डेल कर दो, उसको इधर रखो और रखने के बाद फिर उसके अंदर से ग्रामर के मिस्टेक्स ख़त्म करो। ऑरेंज अंडरलाइन, हाँ बताती हूँ। इधर से एक मिनट, ऑरेंज अंडरलाइन का मतलब ये होता है कि ये जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट था उस ओरिजिनल टेक्स्ट के सिनोनिम्स जो हैं मतलब चेंज हो गए हुए हैं, मतलब ये कि वो जो लाइंस हैं वो पैराफ्रेज हो गई हैं, वो वर्ड्स रीफ्रेज हो गए हैं। ब्लू लाइंस, ब्लू वाले वर्ड्स का ये मतलब होता है कि ये रीफ्रेज नहीं हुए हैं। अगर आपने इसके ऊपर खुद से क्लिक करोगे ना तो ये रीफ्रेज को आपको सजेशंस देगा। कुछ में नो सजेशन भी शो करता है और अगर आप नो भी रख दो तो ओके, लेकिन कुछ में वो ओके मतलब ब्लू पे रख के वो सजेशंस देता है, आप उसको सजेशंस को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो आजकल तो वैसे राइटिंग बड़ी आसान हो गई हुई है, जो सीधी बात है। पहले मुश्किल होती थी, आजकल कोई राइटिंग मुश्किल नहीं है, सही है। और लोग ऐसे ही आर्टिकल लिख लिख के भरे पड़े हैं, इवन कि मैं खुद डेली के 5 से 6 आर्टिकल ऐसे ही बना लेती हूँ। मुझे आसान सा काम लगता है 5 से 6 आर्टिकल निकालना डेली के। और ये जब बंदे का हाथ खुल जाता है ना तो आधा घंटा भी नहीं लगता इस तरह से आर्टिकल बनाने में। अच्छा वो मैं बाद में कॉल पे बता देती हूँ ज़फ़िया, कि गूगल क्यों नहीं खुल रहा, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैम आपने असाइनमेंट दी थी, हाँ महानूर मैंने क्या असाइनमेंट दी थी मुझे याद नहीं है बेटा, बताओ क्या असाइनमेंट दी थी मैंने लास्ट टाइम आपको। हाँ जी, टाइटल्स बनाने थे, आ गई समझ। मैंने आपको, और आपने मुझे लिख के भेजे भी थे ग्रुप में, है ना। एक मिनट मैं ग्रुप चेक करती हूँ बेटा, एक मिनट में अभी आपको आपके असाइनमेंट का रिव्यू देती हूँ। जिस बंदे ने काम किया है उसको तो मैं बताऊँ ना। अ,
अच्छा, जो यूआरएल इन कोडर ऑनलाइन के बाकी सब बच्चों का कोई ऐसा काम नहीं है, उनको असाइनमेंट मिली नहीं है ये, क्योंकि लास्ट क्लास में आई सिर्फ महानूर थी, तो उसी ने क्लास ली थी, बाकी सारे बच्चे अपनी मौज मस्ती में थे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैंने खुद बना बना के सारे टाइटल्स बताए थे कि कैसे बनाते हैं। अब दोबारा से वो चीज़ मुझे रिवाइज करनी पड़ेगी। जो यूआरएल इन कोडर ऑनलाइन के हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, जो यूआरएल शॉर्टनर के हैं ना उनमें बेटा थोड़ा सा ये है कि आप ना जो टॉप नोच यूआरएल शॉर्टन्स है ना उनको स्टार्टिंग में लेके आओ। टॉप नोच जो चीज़ है ना, या जैसे ऊपर इनकोडर ऑनलाइन में अनलॉक जो है ये पहले आपने रखा है, बिल्कुल ठीक रखा है, ऐसे ही इसको लेके आओ टॉप नोच को स्टार्टिंग में किसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला है ना, हु एल्स वांट्स टू नो अबाउट 7 क्रिएटेबल यूआरएल शॉर्टन्स, मुझे ये अच्छा तो बहुत लगा है, मतलब अच्छा है, मज़े का है। लेकिन इसमें एक है कि ये आप ये देखो ना कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो एक ब्लॉग का टाइटल होता है ना, मतलब ब्लॉग का जो टॉपिक होता है वो 60 से 65 करेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए, और ये मुझे 65 करेक्टर से ज़्यादा लग रहा है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करो, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो आपने टॉपिक्स निकाले हैं ना उसमें आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को डिस्कस करो। अभी जो नेक्स्ट आपने आर्टिकल बनाना है वो आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट का बनाना है, ठीक है। टर्नेशन यूज़ नहीं करना आता, मैं अभी बताती हूँ कैसे टर्नेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, टर्नेशन एक टूल है जिस टूल को हम यूज़ करते हैं अपने आर्टिकल की प्लेजरिज्म चेक करने के। प्लेजरिज्म क्या चीज़ होती है? प्लेजरिज्म ये चीज़ होती है कि जब आप कहीं से भी आर्टिकल लेके उसको कॉपी पेस्ट कर देते हो ना, मतलब किसी की वर्ड्स उठाए और उठाने के बाद उसी को कॉपी पेस्ट करके अपने पास लिख लिया, उसमें कोई भी चेंजिंग्स ना की, तो वो हमारे पास प्लेजरिज्म होती है, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें जो है क्या करना होता है, हम उसको चेक करने के लिए, रिमूव नहीं, उसको चेक करना होता है कि हमारे कितने वर्ड्स जो हैं गूगल के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं टर्निटिन। ये टर्निटिन है, वैसे इसकी सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो टर्निटिन ही है, लेकिन वो टर्निशन टर्निशन मेरी ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है, तो मैं आगे भी यही कहती रहती हूँ। टर्निटिन पता किस तरह से चेक होता है? आपने न्यू टैब में जाना है, इधर से आपने लिखना है टर्निटिन प्लेजिज्म चेक कर, ठीक है। अब इधर से आपने इस पर न्यू, ये आपके पास turnitin.com ओपन हो जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का नाम। अब आपने इधर आना है इसके लॉगिन पेज के ऊपर, ठीक है। अब लॉगिन पेज के ऊपर आके आपको एक ईमेल और पासवर्ड मैंने खुद ही से दिया हुआ होगा, आपने वो ईमेल और पासवर्ड इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने इधर से करना है इसको लॉगिन। अब जब ये लॉगिन हो जाएगा तो इधर आपको एक क्लास नेम के अंदर ये अगस्त 23 लिखा नज़र आ रहा है। अब आपने कर देना है इसके ऊपर क्लिक। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इधर से आपके पास एक ऑप्शन आएगा सबमिट का। अब आप इधर सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको कहेगा कि अपनी फ़ाइल को कोई ना कोई सबमिशन टाइटल दो, वो आप कुछ भी रख दो, वाई वाई रख दो, आई आई रख दो, जी जी रख दो, मतलब कुछ भी अंदर वर्ड्स होने चाहिए, बेशक नाम रख दो, वो आपकी मर्ज़ी है। देन आपने इधर चूज़ फ्रॉम दिस कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करके आपने अपनी फ़ाइल चेक करनी है जिसकी भी आपने प्लेजिज्म निकालनी है, ठीक है। मतलब अब वो जहाँ पर भी पड़ा होगा, डेस्कटॉप में पड़ा हो, डाउनलोड में पड़ा हो, डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हो, वो आपको पता है कि आपका आर्टिकल किधर पड़ा है। मैं इसको चेक करने लगी हूँ, 10 एक्सरसाइजेज फॉर नेक पेन, ठीक है। इसको चेक करने के बाद आपने ना उस फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जो सी भी फाइल चेक करनी है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया वो सिलेक्ट हो गई, आपने उस फाइल पर क्लिक करना है, वो सिलेक्ट हो जाएगी और आपने इधर क्लिक कर देना है ओपन के ऊपर, ठीक है। ओपन पर क्लिक करके फिर आपने करना है अपलोड पर क्लिक। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपसे, इस तरह से ये कुछ इस टाइप से आपको शो होगा। अब क्या होगा, ये जब ऐसे आ जाएगा फिर आपने जैसे करना है कन्फर्म। कन्फर्म के बाद आपने करना है रिटर्न टू असाइनमेंट लिस्ट। अब ये इधर आपको शो कर रहा है अभी प्रोसेसिंग, ठीक है। आप इधर से पेज रिफ्रेश करो, अगर आपको प्रोसेसिंग शो करता है तो ये अभी भी प्रोसेसिंग ही कह रहा है। वैसे अगर प्लेजिज्म हो, इंटरनेट के इशू की वजह से इस तरह से आता है, अक्सर टूल भी अच्छे से ना चल रहा हो ना तो भी ऐसे आ रहा होता है। वरना प्लेजरिज्म जो है इधर आपको लिखी हुई आ जाती है कि कितने % प्लेजरिज्म है, कितने % नहीं है। तो उसको देखने के लिए आप इधर व्यू पे क्लिक करते हो तो वो आर्टिकल में आपको जहाँ जहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू हाईलाइट हुआ होता है ना, वो आपको दिखा देता है कि जी ये आर्टिकल आपका प्लेजराइज्ड है, इतना इतना हिस्सा, मतलब ये इतने इतने वर्ड्स और सेंटेंसेस जो हैं आपके गूगल के साथ मैच कर रहे हैं। लगी समझ अब बात की कि टर्निटिन कैसे यूज़ होता है। और बताओ, और किसी का कोई क्वेश्चन है कि नहीं? मैंने आप लोगों के लिए ना टॉपिक्स, मेरी एक स्टूडेंट है इधर, उसने नीश फाइंड कर लिया हुआ है। उसने नीश फाइंड करके मुझे कीवर्ड्स भी भेज दिए हुए हैं, लेकिन उसकी ग्रुपिंग करने वाली अभी रहती है। तो इंशाल्लाह आज मैंने ग्रुपिंग कर लेनी है और ग्रुपिंग करने के बाद फिर मैंने आप लोगों से आर्टिकल्स लिखवाने हैं। वैसे तो मेरे क्लाइंट के भी लिखने वाले पड़े हुए हैं, उसके भी तकरीबन 80 आर्टिकल लिखने हैं, जिसमें से मैंने अभी 14 या 15 लिखे हैं। लेकिन यह है कि अभी आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई, वरना मैं आप लोगों से ही लिखवा लूँ। ये देखो इसकी शीट, और अभी मैंने उसके कितने किए हैं, 16वां करना है अभी मैंने उसका, 80 करने हैं। वो आगे से आगे कीवर्ड्स को करता रहता है। ये अभी उसने एक न्यू कीवर्ड ऐड कर दिया हुआ है, ये देखो। अभी आप लोगों का हाथ नहीं खुला आर्टिकल्स के ऊपर। अच्छा, मैंने इसको भी रिस्पॉन्स करना है। मेरी एक स्टूडेंट की भी ईमेल आई है, कह रही थी मैंने भेज दी है मैम मलिहा। यस, ये रही। अभी तो आप लोग बड़े मज़े की चीज़ें पढ़ रहे हो कंटेंट को, ये तो बड़ा आसान है। जब आप लोग एसईओ पढ़ोगे ना, एसईओ असल गेम है, एसईओ के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। एसईओ जितनी बड़ी गेम है ना गूगल में, उतनी बड़ी कोई चीज़ है नहीं। ये देखो, ये उसने मुझे सारे कीवर्ड्स रिसर्च करके बता दिए हुए हैं, लेकिन अभी ना वो देखो कितना कम फ़र्क है। बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, टाइम, बाय रोड मैप, बाय टैक्सी, प्राइस। प्राइस देखो, बस टिकट प्राइस, ट्रेन टिकट प्राइस, मतलब एक एक वर्ड का डिफरेंस है और पूरे पूरे आर्टिकल की अपनी अपनी वर्थ है। ये मैंने एक नया निश फाइंड की है, इसके ऊपर वेबसाइट बनानी है, इस पर करनी है ब्लॉगिंग, इस पर आर्टिकल्स लिखवाने हैं आप लोगों से। लेकिन अभी मैं इसकी ग्रुपिंग, अच्छा एक और चीज़ आ गई मेरे दिमाग में कीवर्ड्स को देख के। जब भी आपने आर्टिकल करना है ना, सपोज डैट के इसको मैंने बोला है कि आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में करना है, तो ये देखो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, मैंने इसको रिसर्च कर लिया। इसको रिसर्च करके मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि आप लोगों ने इस तरह से अपने इस सेक्शन पे क्लिक करना है। तो जब आप इस सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से सजेशंस नज़र आएंगी।
इसको मैंने आपको बताया था कि ये गूगल ऑटो सजेशंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये जो आपको गूगल ऑटो सजेशंस नज़र आएंगी ना, ये गूगल ऑटो सजेशंस जो हैं इनको भी आपने अपने आर्टिकल के अंदर लिखना है। मतलब अपने आर्टिकल के अंदर हेडिंग्स बनानी है, अलग सा टॉपिक बनानी है। जैसे व्हाट आर 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गई, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गई, स्ट्रेस मैनेजमेंट की एग्जांपल हो गई, स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्लान हो गया और बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गए। ये आपने सारी चीज़ें अपने आर्टिकल के अंदर डिस्कस करनी है। पीडीएफ जो और पीपीटी जो है ये मतलब कोई वर्थ नहीं रखते। ये आपने सारे टॉपिक्स जो हैं अपने आर्टिकल के अंदर करने हैं, लिखने हैं। जितने भी आप लोगों ने लास्ट टाइम आर्टिकल्स लिखे हैं ना, आप लोगों ने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। और ये जो क्वेश्चन है ना, पीपल आल्सो आस्क, इसमें से भी आपने 5 क्वेश्चन लेने हैं और उन 5 क्वेश्चंस को ऐसे ही, जैसे ये क्वेश्चन है हाउ इज स्ट्रेस बेस्ट मैनेज, ऐसे ही क्वेश्चन पूरा लेना है, लेके गूगल बार्ड में जाके उधर से इसका आंसर लेना है और आंसर लेके इसको प्रॉपर लिखना है। पीपल आल्सो आस्क और गूगल ऑटो सजेशन के अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल होना चाहिए। लास्ट टाइम जो आप लोगों ने आर्टिकल्स किया ना, वो आपने इन दोनों के अकॉर्डिंग नहीं किया और ये बहुत गलत बात है। ये फिर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल नहीं होता अगर आप ऑटो सजेशंस को और पीपल आल्सो आस्क को ऐड नहीं करते हो। तो आप सब लोगों ने ये मिस्टेक की, किसी ने भी ये वाला जो इस तरह से आर्टिकल नहीं किया। और अब जो आर्टिकल करना है ना, वो इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ना इसके अकॉर्डिंग हुआ, फिर मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि आप लोगों की फेंट लग जानी है। लेकिन करना है, ठीक है। ये इसी तरह से करना है आप लोगों ने, सही है। गूगल ऑटो सजेशन और पीपल आल्सो आस्क का हर क्वेश्चन में, हर आर्टिकल में ज़रूर ऐड करते हैं। अगर आप अपने लिए आर्टिकल लिख रहे हो ना, अपनी पर्सनल वेबसाइट के लिए, तो फिर तो पक्का ऐड करते हैं। हाँ, अगर आप क्लाइंट के लिए लिख रहे हो, किसी को काम लिख के देना है आपने, और उस बंदे ने आपको बोला है कि 1000 वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, फिर आप पीपल आल्सो आस्क को ऐड ना करो। अगर उसने बोला 2000 वर्ड का आर्टिकल चाहिए, फिर आप पीपल आल्सो आस्क को ऐड कर दो। या ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको गूगल्स के ऊपर से ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल रहा, जैसे ये देखो वीवो का था, बड़ा छोटा सा आर्टिकल इसने दिया, मतलब 300 वर्ड्स का दिया। लेकिन ये है कि अगर मैंने इसको देखो, अब ये 300 वर्ड्स तक या 350 वर्ड्स तक बात सारी कंप्लीट कर रहा है और मैं 1000 वर्ड का बनाना है, तो फिर मैं क्या करूँगी, पीपल आल्सो आस्क को भी ऐड करूँगी ताकि आर्टिकल थोड़ा लंबा भी हो जाए, वर्ड्स भी पूरे हो जाएँ और चलो एसईओ ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा। बात की समझ लगी मैं क्या बात बताइए आपको। ओके चलो ठीक है, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। और अब कल को ना आप लोगों के आर्टिकल में मैंने टूल के ऊपर आर्टिकल लगाना है और देख लेना मैंने उधर से कि ये ऑटो सजेशन के अकॉर्डिंग और पीपल आल्सो आस्क के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अल्लाह के बंदे हो, इसके ऊपर से प्रैक्टिस करके आगे चल पड़ो। आप लोग अभी इसी पर हाथ नहीं ठीक कर रहे। अभी तो सोशल मीडिया राइटिंग सीखनी है, अफिलिएट राइटिंग सीखनी है, कॉपी राइटिंग में स्लोगन्स और टैगलाइंस बनाने सीखने हैं, नीश रिसर्च सीखना है, कीवर्ड रिसर्चिंग सीखनी है, ऑन पेज एसईओ करनी है, टेक्निकल एसईओ करनी है, फाइवर अपवर्क करना है, लिंक्डइन करना है, फिर जाके आपका पूरा बैच ख़त्म होना है। और हमारा एक किस्म का तीसरा वीक चल पड़ा हुआ है अभी आर्टिकल राइटिंग पे, और अभी वो बेसिक जिससे आगे हम गए ही नहीं हैं। दिमाग की बत्तियाँ थोड़ी खोल लो और कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। ईमेल राइटिंग वो आपको सिखानी है अभी कि अच्छी ईमेल कैसे लिखते हैं। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।